देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट लेक्चर के कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हमने लिखे थे वहाँ पे। तो वापस से अब उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ से आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था। मीन्स ये वाला क्वेश्चन था शायद से। तो calculate the mole fraction of benzene in the solution containing 30% मास बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन था। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कितनों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आंसर आ चुका है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.46। किसका 0.46 नहीं आया है वो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब इसमें डाउट क्रिएट कर सकते हैं। अगर 0.46 आया है तो इट इज़ वेरी गुड, आपने क्वेश्चन सही से ही सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन हो चुका हो तो प्लीज़ कंफर्म मी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, कोई भी डाउट हो तो इसमें डाउट पूछ सकते हैं आप। ओके, नहीं आया। नहीं आया तो फिर समझेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन क्लोराइड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 30% बाई मास का मतलब क्या हुआ कि भाई 30 ग्राम बेंजीन होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि परसेंटेज मास का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सल्यूट कितना होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 30% बाई मास का मतलब होगा 30 ग्राम होगा बेंजीन 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो भाई 30 ग्राम बेंजीन हो गया 100 ग्राम में, तो 70 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4, 70 ग्राम CCl4 है। तो मेरे को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल्स तो न्यूमरेटर में लिख दो, बाकी टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में लिख दो। तो यहाँ पे बेंजीन का चाहिए तो बेंजीन के मोल्स हमने ऊपर लिख दिए। तो बेंजीन के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, C6H6। तो मोलर मास जो आएगा वो 78 आएगा, और याद भी रख सकते हो आप मोलर मास 78 होता है। तो यहाँ से हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास करके ये मोल्स निकाल लिए बेंजीन के। फिर यहाँ पे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होगा 154। तो यहाँ पे 70 अपॉन 154 ये कर दिया। तो यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे विल गेट 30 अपॉन 78 विच इज 0.38 एंड दिस एज अ होल आफ्टर समेशन इट विल बी 0.83। On dividing these two values you will get the answer 0.46. Is it clear? तो जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया। और जिनका आंसर आ गया है वो भी सोल्यूशन देख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो वॉच द सेम सोल्यूशन कि अगर उन्होंने कुछ अलग किया या क्या किया। वैसे इसमें कुछ अलग करने वाला ऐसा है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर देनी है बस। आई होप ये क्वेश्चन सबका आ चुका होगा। ठीक है, चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है उसका सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन।
पहला था, फर्स्ट पार्ट था इसका 30 ग्राम ऑफ, ठीक है, CONO3 ट्वाइस .6H2 4.3 लीटर सोल्यूशन। तो पहला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमें 30 ग्राम सोल्यूट दे रखा है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूट के मोल ऊपर रहते हैं और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहता है लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, तो सॉल्यूट कौन है, ठीक है, CONO3 ट्वाइस .6H2, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे, तो उसका मास लिख दिया सॉल्यूट का, विच इज 30 अपॉन इसका मोलर मास निकाल लेना, इट विल बी 291, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लेना, ये कोबाल्ट नाइट्रेट जो है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड बोलने का मतलब क्या है, इसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जो कोबाल्ट नाइट्रेट है भाई, उसका मोलर मास जो आएगा दैट इज 291। तो यहाँ पे हमने मोल निकाल लिए सल्यूट के, विच इज 30/291। उसके बाद वॉल्यूम सॉल्यूशन रख दिया, विच इज़ 4.3 लीटर। तो यहाँ पे लीटर में ही वॉल्यूम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई। जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो विल गेट 0.023 मोलार। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.023 मोलार। भाई आ गया क्या, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.023 मोलार। आई होप ये भी कर लिया होगा तुमने, है ना। ओके, सो अब देखो ध्यान से और ऊपर बढ़े अगर। सो जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, बी पार्ट को अगर देखो तो बी पार्ट में ये बोला है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलार H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। 30 ml 0.5 मोलार H2SO4 है हमारे पास, एक सोल्यूशन है H2SO4 का, जिसकी मोलारिटी है 0.5 और उसका वॉल्यूम है 30 ml। उसको डाइल्यूट कर दिया गया और फाइनल वॉल्यूम क्या बना दिया गया, 500 ml। फाइनल वॉल्यूम 500 ml बना दिया गया। तो देखो यहाँ पे मोल्स निकालेंगे सबसे पहले H2SO4 के। तो एक फॉर्मूला याद रखना, मोल्स कभी भी निकालने होंगे तो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोलैरिटी। मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना होगा। आई एम अगेन सेइंग कि मोल्स निकालने के लिए आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमने मोल्स निकाले हैं ना यहाँ से, ये कैसे आया है, हमने मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, मिलीमोल लिखा गया है। तो वो मिलीमोल इसलिए लिखा गया है कि वॉल्यूम जो है वो ml में है। तो जब भी वॉल्यूम ml में रहेगा तो मोल्स निकालने के लिए आप मिलीमोल लिख दोगे यहाँ पर। तो जो मिलीमोल है H2SO4 के हमारे पास, दैट इज़ 15 मिलीमोल, ठीक है। तो भाई देखो मोलैरिटी निकालनी है, अब हमें यहाँ से ये देखो मोलैरिटी निकालनी है। तो अब इस मोलैरिटी निकालने में फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोल्स। तो मोल्स तो हमने यहाँ मिलीमोल में रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मोलैरिटी अगर निकालना चाहते हो और ऊपर मोल्स नहीं मिलीमोल्स रखते हो, तो नीचे वॉल्यूम ml में रखी जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मोलैरिटी एंड यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन मिलीमोल, देन उस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम ml में रखा जाएगा, लीटर में नहीं रखा जाएगा। अगर मोलैरिटी आप निकालना चाहते हो और ऊपर मोल रखते हो तो नीचे वाला जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा। लेकिन अगर आप ऊपर मिलीमोल रखते हो तो फिर नीचे आपको ml में रख के ही काम चल जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी। तो 15 मिलीमोल ऊपर रख दिए और वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम हो गया मतलब जो हमने डाइल्यूटेड वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml। तो 15 को 500 से डिवाइड कर दिया, देन वी विल गेट द आंसर 0.03। तो इसका जो मोलैरिटी का आंसर होगा दैट इज 0.03। आई होप ये भी आ गया होगा, नहीं आ गया तो कॉपी कर सकते हो सोल्यूशन यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लेना कि भाई अगर मिली मोल में ऊपर रख रहे हो तो नीचे का वाला वॉल्यूम ml में होगा, लेकिन अगर मोल ऊपर रखोगे तो नीचे वाला वॉल्यूम लीटर में होना पड़ेगा, ठीक है। और मोल्स कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी से, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करने हैं भाई, मोल्स निकालने के लिए आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर वॉल्यूम रहेगा ml में तो मोल्स नहीं आएंगे, मिली मोल्स आएंगे। मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, ओके।
ओके, वेरी गुड। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to calculate the mass of urea. The formula is also given. Required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर aqueous solution. तो आपको यूरिया का मास निकालना था, ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया है एक सोल्यूशन बनाने के लिए। 2.5 kg का सोल्यूशन बनाया गया है जिसकी मोलैलिटी है 0.25। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने। सबसे पहले तो हमें देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमें दिया क्या है, मोलैलिटी दिया हुआ है भाई। सो मोलैलिटी इज 0.25। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो गिवन। सोल्यूशन का मास भी दिया है विच इज 2.5 kg। जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं उनकी बातें हो रही हैं। अब देखो तीसरी चीज़ हमें निकालनी है विच इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई सोल्यूशन का मास दिया है तो सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास घटा दो। सोल्यूट तो क्या होगा, यूरिया होगा। तो हमने मास ऑफ यूरिया घटा दिया। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ यूरिया को केजी में लिया गया है, समझ गए। यूरिया का मास किस में लिया है, केजी में लिया गया है, किलोग्राम में लिया गया है, समझे। तो इतनी चीज़ तो समझ में आई होगी। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने यहाँ पर मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दिया भाई। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट का मास इन केजी। ये चीज़ आपको पता है। सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो यूरिया के मोल्स ऊपर रहेंगे। ठीक है, नीचे भाई सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो नीचे वाटर का मास रहेगा केजी में, है ना। चलो भाई, तो मोलालिटी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी विच इज 0.25। ठीक है भाई, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने अपने को, यूरिया के मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। लेकिन यहाँ पे देखो मास को मैंने केजी में रखा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने ऊपर मास ऑफ यूरिया तो रखा है लेकिन उसको केजी में रखा है, तो नीचे जो मोलर मास रहेगा उसको भी मैं केजी में रखूंगा। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास तो होता है लेकिन मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है। तो यहाँ पे मैंने मोलर मास को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऊपर भी मास ऑफ यूरिया केजी में रहेगा, तो यहाँ से मुझे करेक्टली मोल्स मिल जाएंगे। ये समझे। अब ध्यान दो, अब हमने फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखो मोल ऑफ यूरिया को यहाँ से उठा के रख दिया हमने, यहाँ से उठा के रख दिया। ठीक है, मोल ऑफ यूरिया कितना है, मास ऑफ यूरिया इन केजी। ठीक है, ये केजी में है, ये भी मास ऑफ यूरिया यहाँ पर केजी में है, जिसको मैं एम बोल दे रहा हूँ। ये चीज़ मास ऑफ यूरिया को एम बोला जा रहा है। ठीक है, तो मोल्स की वैल्यू हमने उठा के यहाँ से रख दी, यहाँ पे आ गया। अब देखो नीचे क्या है, मास ऑफ वाटर आएगा, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ से निकाला है, सोल्यूशन का मास विच इज 2.5 माइनस मास ऑफ यूरिया इन केजी। ठीक है, माइनस मास ऑफ यूरिया इन केजी, समझे। तो अब देखो ध्यान से, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रख दी, मास ऑफ वाटर 2.5 माइनस मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का ये जो मास है ना, ये वाला मास, ये भी केजी में ही है, समझ गया सब कुछ। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये निकल के आया है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है ना, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया की वैल्यू एम है जो कि केजी में है। सो यहाँ पे मास ऑफ यूरिया को एम से रिप्रेजेंट कराया मैंने, जो कि केजी में है। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना ये इक्वेशन, मैं तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ, तुम्हें एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व कर लेना। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है सब यहाँ से, तो एम की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 0.037 किलोग्राम। तुम खुद से सॉल्व करना ये, तो 0.037 किलोग्राम आ जाएगी। अब 0.037 किलोग्राम बोले या 37 ग्राम बोले, बात तो एक ही है। ठीक है, सो आंसर विल बी 37 ग्राम। तो 37 ग्राम यूरिया का चाहिए होगा मुझे। किसी का अगर आंसर आया था तो बहुत बढ़िया, तुमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया हो तो लिख लो अब यहाँ से। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, करो इसको, कंप्लीट करो। ये समझ में आ गया और नहीं समझ में आया तो बता देना डाउट कहाँ पे है। इफ दिस इज नॉट क्लियर देन लेट मी नो कि डाउट क्या है। ठीक है, इसमें डाउट है अगर कहीं पर
तो वो भी मेंशन करो कि ये डाउट है मेरी यहाँ पर। हाँ वो सही है, वो 37.5 आया, चलेगा। वो एक्चुअली थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे वो जो 37.5 होगा जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया होगा, तो एक्चुअली क्या है ना कि वो लगभग लगभग 0.037 ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, ठीक है। 37.5 किसका आंसर आया है? अच्छा 37.5 आया, तो ध्यान से सुनो। 37.5 में तुमने गलती क्या की है, मैं बताता हूँ तुम्हें 37.5 में गलती क्या की है। मैं तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ। देखो तुमने ना मास ऑफ सॉल्वेंट को तुमने 2.5 केजी रखा होगा, चेक करो। मास ऑफ सॉल्वेंट को 2.5 केजी रखा होगा अपने सोल्यूशन में, चेक करो, तब हो सकता है 37.5 आ रहा हो। अदरवाइज सही से करोगे तो 37 आएगा, गलत है वो, 37.5 आएगा ही नहीं, ठीक है। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, 37 ही आएगा। एक बार अपने सोल्यूशन को चेक करो, क्या तुमने मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 केजी रखा है? नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है 2.5 केजी, मास ऑफ सोल्यूशन है 2.5 केजी। लुक एट द क्वेश्चन, इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। समझे क्या? तुमने गलती की है वहां पे, तुमने अपने सोल्यूशन में सॉल्वेंट का मास 2.5 केजी रखा है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सोल्यूशन का मास है 2.5 केजी, उसको सही करो, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, इसलिए तुम्हारा आंसर 37.5 आ रहा है। आई होप ये क्लियर है। ओके वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया कि तुमने अटेम्प्ट किया है। ये तो अच्छा लगा जान के कि अच्छे से अटेम्प्ट किया है तुमने, ठीक है। तो इसको करो, अब इसमें जो गलती की है उसको सही करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। इज इट डन? हो चुका है ये? लेट मी नो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। हो चुका है ये लिख लिया हो तो बताओ मुझे। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी
molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202. देखो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सारी चीजें अब यहां पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मोलालिटी मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है के आई का करना है। इसका मतलब के आई अपना सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो भाई के आई सोल्यूट हो गया और डेंसिटी अपने को दी गई। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो 20 ग्राम के आई मौजूद होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में, क्योंकि 20% मास बाई मास सोल्यूशन है। तो सोल्यूट के 20 ग्राम्स तो सोल्यूशन का 100 ग्राम। ये चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्वेश्चन में ही दिया है। तो इसका मतलब 80 ग्राम तो वाटर हो गया, मतलब 80 ग्राम तो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब पहले तो मोलालिटी निकालनी। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, मतलब के आई के मोल्स निकालने हैं। तो के आई का मास जो कि है 20 और उसका मोलर मास निकाल लेना के आई का, ठीक है। मोलर मास देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। पोटेशियम होता है 39 और आयोडीन होता है 127। याद भी रखना है इसका कि आयोडीन 127 होता है, ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर में ये दिया नहीं होगा। तो यहाँ से 166 ग्राम आ गया मोलर मास, ठीक है। तो मोलालिटी में यहाँ पे हमने ऊपर रख दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज़ 20 गिवन मास अपॉन मोलर मास 166। नीचे क्या रखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मास कितना है? 80 ग्राम। तो 80 यहाँ पर रख दिया हमने, इंटू 1000 कर दिया क्योंकि सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 1.5 आएगी। तो भाई 1.5 तो अपना आंसर हो गया, ठीक है। 1.5 तो आंसर हो गया मोलल, 1.5 मोलल, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा एक और चीज़ समझो कि जब भी मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाई मास दिया और डेंसिटी दी हो तो मोलारिटी निकाली जा सकती है। मतलब जब भी मोलारिटी पूछा होगा और क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाई मास दिया होगा तो एक वैल्यू और ज़रूरत पड़ेगी, और वो वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो मेरे को मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी में ऊपर क्या रहेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल्स तो ऑलरेडी निकले जा चुके हैं विच इज 20/166। तो ये आ गया। और नीचे क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब मेरे को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है मुझे, ये देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन, और मास ऑफ सोल्यूशन तो 100 ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं यहाँ पे। ये देखो सोल्यूशन का मास तो 100 है, तो 100 यहाँ पे रख दिया। डेंसिटी बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से तुम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लोगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से मास अपॉन डेंसिटी को जब डिवाइड करोगे, मतलब 100 अपॉन 1.202 करोगे, सो विल गेट 83.19 ml। तो ये तो आ गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब मोलारिटी की वैल्यू में मोल्स तो ऊपर रखे जा चुके हैं, नीचे आपको क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे रख दो 83.19 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेशन करोगे विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी टू बी 1.45 मोलार। लेट्स राइट कैपिटल M विच इज यूनिट ऑफ मोलारिटी। सो मोलारिटी की वैल्यू आएगी 1.45 मोलार। अभी मेरे को एक चीज़ और पता करनी है और वो चीज़ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई। अभी मेरे को एक चीज़ और पता करनी है एंड विच इज़ मोल फ्रैक्शन। तो भाई मोल फ्रैक्शन पता करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के आई क्या निकालना है? तो के आई के मोल्स ऊपर रखेंगे जो ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं विच इज 20/166। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ के आई रख दिया। नीचे क्या रखेंगे? टोटल मोल्स रखेंगे। तो के आई के मोल्स तो रखेंगे विच इज 20/166, ठीक है। और प्लस क्या रखेंगे? पानी के मोल रखेंगे, ठीक है, टोटल मोल्स। तो 80/18। तो ये जब वैल्यू निकालोगे तो तुमको मिलेगा 0.027। तो इसके 3 आंसर हो गए। एक तो मोलारिटी का आंसर हो गया विच इज़ 1.5 मोलार, सॉरी मोलालिटी का हो गया 1.5 मोलाल, एंड मोलारिटी का हो गया 1.45 मोलार, एंड मोल फ्रैक्शन का हो गया 0.027, ठीक है। अगर ऑलरेडी सोल्यूशन किए हो तो आंसर चेक कर लो, और नहीं किए हो तो सोल्यूशन को कॉपी करो और वापस से जाके समझना, ठीक है क्या? चलो भाई, तो कॉपी कर सकते हो तुम। और कोई डाउट हो तो बोलो।
ये समझ में आ गया ये सबको? जिसको नहीं समझ में आया डाउट पूछ लेना अपनी। इफ इट इज नॉट क्लियर तो मुझसे अपने डाउट पूछ लेना। हाँ हो तो गया है, डाउट नहीं है ना कोई? ओके, सो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। ठीक है, तो एक पानी के अंदर ग्लूकोज रखा है जिसको लेबल किया है। तो हर सोल्यूशन को उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेबल कर दिया जाता है। आपने लेबोरेटरी में देखा होगा किसी भी बॉटल के ऊपर लिखा है 10% या 2% या 5%, तो ऐसे सब चीज़ें लिखी होती हैं ना। तो देखो वहाँ पे लेबलिंग की है 10% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज के पड़े हुए हैं। व्हाट वुड बी इट्स मोलैलिटी? तो मोलैलिटी तो ऐसे ही आ गया, मोल्स निकालेंगे तो 10 ग्राम सोल्यूट के हैं अपॉन इसका मोलर मास 180 होता है, तो ये तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम पानी होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो 90 यहाँ पे लिख दिया, इंटू 1000 इसलिए कर दिया क्योंकि ग्राम में है। तो यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू जब तुम निकालोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो देखो मोलैलिटी तो ये आ जाएगा। एक सेकेंड ना, इसके पहले वाले का आंसर, इसके पहले, अच्छा हाँ एक सेकेंड, हाँ गलती हो गई मेरे से। रुको अब पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले इस वाले क्वेश्चन को अब डिस्कस कर लेते हैं। इतना कर लिया है तो इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी बाद में कर लेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो 0.617 ये मोलल, इतना मोलैलिटी वाला आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है तुम्हें, कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया होगा क्वेश्चन में तो एक और चीज़ दी हो गई, एक और चीज़ दी होगी अगर वो मोलैरिटी पूछना चाहता है। वो क्या होगी? डेंसिटी। उसको डेंसिटी देनी पड़ेगी अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी में ऊपर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे, तो वो तो यहीं से कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे 10/180 लिख दिया। और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो डेंसिटी से निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मास बटा डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया अपॉन, अपॉन नीचे क्या रखा है? डेंसिटी 1.2 इंटू 1000 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 0.67 आ गया मोलैरिटी का आंसर। ये भाई 0.67 आ गया किसका आंसर? मोलैरिटी का आंसर। ठीक है, तो ये मैच कर लेना। अब ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। ऊपर ग्लूकोज के मोल रख दो, नीचे वापस से ग्लूकोज के मोल रख दो, फिर नीचे सॉल्वेंट के मोल रख दो विच इज़ वाटर 90/18, तो यहाँ से 0.01 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, सबका आ गया होगा, और नहीं आया तो कॉपी कर लेना। ठीक है, हो गया हो तो बता देना कि हाँ हो गया है, फिर आगे मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
हो गया ये? ठीक है, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन घुमा देते हैं आईआईटी या नीट के पेपर में, क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। उस समय या तो फॉर्मूला याद नहीं रहा होता है, या हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती कि हमें दिमाग में स्ट्राइक करे हो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सॉरी पिछला क्वेश्चन देखना है ना। सो देखो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड। तो भाई अब बॉटल में जो हम नाइट्रिक एसिड लिए हुए हैं उसके अंदर 68% नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी पानी है। ठीक है, तो 68% तो बॉटल के अंदर, एक बॉटल होगी लैब के अंदर, उसके अंदर भाई कुछ तो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा, कुछ क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, उसमें 68% तो नाइट्रिक एसिड है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो ये टोटल 100 ग्राम है तो भाई 68 ग्राम तो कौन हो गया? नाइट्रिक एसिड हो गया। बाकी बचा 32 ग्राम पानी। तो 32 ग्राम पानी है, 68 ग्राम सोल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब वापस से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल, अगर उसकी डेंसिटी दी हुई है तो बस डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लो, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पहले मोल रख दो, नीचे वॉल्यूम रख दो। तो मोल मोल कैसे निकालोगे? मोल में सल्यूट के जो मास है वो 68 है और उसका मोलर मास HNO3 का होता है 63, निकाल लेना है ना। 63 होता है, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16.23। उम्मीद है ये समझ में आया होगा तुमको। समझ में आया तो जल्दी से बता दो कि समझ आ गया, तो आगे बढ़ जाएं हम। वेरी गुड। तो ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। अगर नहीं भी किया है तो 16.23 वाला आंसर लिख लेना, कितना आंसर आना है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, तो एक बॉटल के अंदर भाई पानी लिया और उसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया। ठीक है, ग्लूकोज का पाउडर डाल दिया उसके अंदर। अब उसके बाद उसकी लेबलिंग, अच्छा ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, एक सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलार HCl। ठीक है, कितने ml चाहिए होंगे, जिस एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है 0.1 मोलार। ठीक है, उसके अंदर HCl है।
उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा भाई, HCl होगा, ठीक है। उसकी मोलारिटी कितनी है, 0.1 मोलार। कितने ml इस सोल्यूशन के रिक्वायर होंगे जिससे कि हम एक मिक्सचर को कंप्लीटली रिएक्ट करा सकें, और वो मिक्सचर है 1 ग्राम Na2CO3 एंड NaHCO3। मतलब 1 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये मिक्सचर को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ भाई, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए कि Na2CO3 और HCl, जब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करते हैं तो बनता क्या है, बनता है भाई नमक, नमक और कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल, तो वो टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो टूट गया। लो फिर यहाँ से वापस से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो वापस से वही चीज़ बनेगी, तो भाई प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, ठीक है, भले ही रिएक्टेंट अलग हो, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करके भी लिखा गया है। चलिए ये तो हो गई रिएक्शन की बात, बाकी आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब मान लो हमारे पास तो टोटल 1 ग्राम का मिक्सचर है ना Na2CO3 और NaHCO3 का, तो मान लो x ग्राम है सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के हमारे पास हैं x ग्राम, ठीक है, और बाकी बचा कितना 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स किसका हो गया, NaHCO3 का, ठीक है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखो दोनों का इक्विमोलर अमाउंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विमोलर अमाउंट, कि भाई दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो मास तो पता ही चल गया ना हमें दोनों का, मतलब वेरिएबल पार्ट में ही पता चल गया, भले पता तो चल गया x और 1 माइनस एक्स है, तो बस क्या आप मोल निकालो। Na2CO3 के कितने मोल होंगे, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, मोलर मास निकाल लेना तुम सोडियम कार्बोनेट का 106 आएगा, ठीक है, तो x अपॉन 106 इसके मोल हो गए। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकालो, तो इसका मास ये रहा 1 माइनस एक्स अपॉन इसका मोलर मास, तो मोलर मास निकाल लेना, वापस से 84 आएगा, तो 84 लिख दिया। अब दोनों को बराबर करके x की वैल्यू आ जाएगी, तो भाई देखो x की वैल्यू हमने निकाल दी, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट कितना है और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है सोल्यूशन के अंदर, है ना, ये तो पता चल गया। तो वो कितना है, x की वैल्यू आ गई 0.558, तो बस अब मोल्स निकाल लो Na2CO3 के, Na2CO3 के कितने मोल हैं, x अपॉन 106, तो बस x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0.005। थोड़ा अप्रॉक्सीमेटेड डेटा है, मतलब मैं थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन कर रहा था जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ से Na2CO3 के मोल आ गए 0.005, ठीक है भाई। तो यहाँ से भाई और इतने ही मोल किसके होंगे, NaHCO3 के, NaHCO3 के भी इतने मोल होंगे। अब मुझे ये समझो, यहाँ से एक चीज़ समझो कि कितना, जैसे Na2CO3 के एक मोल को, Na2CO3 के एक मोल को 2 मोल HCl लगेंगे ना रिएक्ट करने के लिए, मतलब 1 मोल अगर Na2CO3 है हमारे पास, तो हमें 2 मोल HCl के चाहिए, और अगर 1 मोल हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है तो 1 मोल HCl चाहिए, है ना। मोल मोल कॉन्सेप्ट तो जानते होगे, मोल मोल एनालिसिस। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराने के लिए 2 मोल HCl चाहिए, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराने के लिए 1 मोल HCl चाहिए। तो अगर मान लो हमारे पास इसका 1 मोल होता और इसका भी 1 मोल होता, तो हमें कितने मोल चाहिए होते थे HCl के, 3 मोल टोटल 3 मोल HCl होते, तो सोडियम कार्बोनेट भी खत्म हो जाता और सोडियम बाइकार्बोनेट भी खत्म हो जाता। लेकिन हमारे पास 1 मोल तो है नहीं, हमारे पास तो कितने मोल हैं, 0.005 मोल हैं, तो 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए टोटल 3 मोल HCl चाहिए, है ना, बात समझे। तो ध्यान दो, तो कितने HCl चाहिए होंगे हमको, तो क्या करेंगे 3 इंटू 0.005 कर देंगे, मतलब देखो इसके पॉइंट के लिए कितने मोल चाहिए होंगे HCl के, 2 इंटू 0.005, समझे, और इसके 0.005 को खत्म करने के लिए HCl के कितने मोल चाहिए होंगे, 1 इंटू 0.005, है ना। एक सेकेंड, ये समझे, ये समझ में आया, 1 इंटू 0.005, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 0.005, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों के 1 मोल होते, मतलब इसका भी 1 मोल होता और इसका भी 1 मोल होता, तो टोटल 3 मोल चाहिए थे। अब इसका 0.005 है, इसका भी 0.005 है, तो
टोटल कितने मोल HCl के चाहिए, 3 इंटू 0.005, वेरी सिंपल। ठीक है, अब बस ये मोल ऑफ HCl है हमारे पास। ठीक है, देखो मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ HCl है। अब बताओ मोल का फॉर्मूला मोलैरिटी से कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी से मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, आज ही बताया मैंने। अगर मोल्स निकालना चाहते हो मोलैरिटी से तो क्या करोगे, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो वहां से अगर वॉल्यूम मिलीमोल, वॉल्यूम ml में रहता है तो तुमको मिलीमोल मिलता है, लेकिन ये तो मोल्स है ना, ये जो 3 इंटू 0.005 है ये तो मोल है ना, मोल। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम अगर ml में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर में, मिलीमोल मिलेगा। तो हमने ये v किस में रखा है, ये वाला v तो ml में है, ये v किस में है, ml में है। ठीक है, तो अब इसको एक लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इस ml को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v तो ml में है। तो अब ये टोटल वॉल्यूम किस में हो गया, लीटर में हो गया ना। ठीक है, तो ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्वेश्चन में देखो, सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या है, मोलैरिटी 0.1 है। ठीक है, तो 0.1 इंटू इतना कर दिया हमने, v इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया 150 ml, यहाँ से वॉल्यूम क्या आ गया 150 ml, तो ये होगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तुमको। ठीक है, चलो बताओ अगर समझ में आ गया तो। हाँ, तो समझ में आ गया तो लिखो इसे। एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड। लिख के हो जाए तो बताना। ठीक है, सबका हो गया क्या। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट सो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज solution is obtained by making 300 gram of 0.25 sorry making 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। ठीक है, तो देखो ये चीज़ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मास परसेंटेज रिजल्टिंग सोल्यूशन का बताना है। क्या आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एक सोल्यूशन है जिसको हमने बनाया है। कैसे बनाया है, एक सोल्यूशन तो हमारे पास था 300 ग्राम जिसमें 25% सल्यूट था, और एक से दूसरा सोल्यूशन 400 ग्राम जिसमें 40% सल्यूट था। तो दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब बताओ जो नया सोल्यूशन बना है, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है, उसमें मास परसेंटेज क्या है। ठीक है, मतलब उसमें मास परसेंटेज क्या है, क्या मतलब क्या है, उसमें सल्यूट का परसेंटेज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यही करते हैं। तो यहाँ पे सल्यूट का मास, तो पहले वाले सोल्यूशन में जो सल्यूट था वो तो 25% था ना, 300 का 25%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 300 का ये 25% निकाल लिया, प्लस दूसरे वाले सोल्यूशन में सल्यूट का परसेंटेज था 40%, तो 400 का 40% यहाँ से निकाल लिया। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, एक सेकेंड, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इनटू 100 कर दिया ये। ठीक है, अपॉन क्या कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना होगा, 300 प्लस 400 विच इज 700। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 700 आ गया। बाकी ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी 33.57%। आई होप ये समझ में आएगा तुम्हें। तो आंसर, फाइनल आंसर ये होगा 33.57%। लिखो इसे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखो ये सोल्यूट हो गया। ठीक है, एथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट हो गया विच इज 222.6 ग्राम। ठीक है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, और सॉल्वेंट कितना है भाई, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम पानी के अंदर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिला के एक सोल्यूशन बनाया है, वो सोल्यूशन है एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की, सोल्यूशन की मोलालिटी बतानी। तो मोलालिटी वेरी इजी, सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने, मतलब मोल्स निकालने हैं, विच इज इसका मास विच इज 222.6 अपॉन इसका मोलर मास निकाल लेना, 62 आएगा। ठीक है, तो मोलर मास 62 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 3.59। तो यहाँ पर मोल्स रख दिया हमने सोल्यूट का विच इज 3.59। ठीक है, अपॉन नीचे क्या रखेंगे, सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो कितने वाटर में मिलाया गया ये इथाइलिन ग्लाइकोल, 200 ग्राम पानी लिया गया है, तो 200 ग्राम नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 200 रख दिया, इंटू 1000 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 17.95 मोलार। ये मोलारिटी आ गई। ठीक है, अब देखो मोलारिटी निकालेंगे, तो मोलारिटी के लिए ऊपर तो मोल रख देंगे। ठीक है,
तो ऊपर हमने रख दिए मोल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मोल रख दिए 3.59 और नीचे क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वापस से डेंसिटी से निकालेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 200 ग्राम पानी का मास है, वाटर का है, मतलब सॉल्वेंट है वो, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास ऐड करेंगे, तो सोल्यूट का मास 222.6 है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमको सोल्यूशन का मास मिलेगा। तो ये सोल्यूशन का मास सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करने के बाद मिला है, अपॉन डेंसिटी कर देंगे, तो यहाँ से मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी हो गई। अब डेंसिटी तो ml में, ग्राम पर ml में, तो यहाँ पे ml में वॉल्यूम आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनल आंसर विच वी विल गेट विच इज 9.5 मोलार, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन इज a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि जो पीने का पानी है वो कंटेमिनेट हो गया है, दूषित हो गया है CaCl3 की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, कार्सिनोजेन में CaCl3 की वजह से। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन, जो लेवल है कंटेमिनेशन का वो 15 ppm है। 15 ppm का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 15 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन सोल्यूशन के अंदर 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 ग्राम, 1 मिलियन है ना,
10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम सोल्यूट है। इसका ये मतलब हो गया 15 ppm का मतलब हो गया कि भाई 10 की पावर 6 ग्राम में बाई मास लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो ये बाई मास लिखा है, तो बाई मास का मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर 6 ग्राम में सोल्यूशन में 15 ग्राम सल्यूट के हैं, मतलब कंटेमिनेशन के हैं, जो कंटेमिनेटेड है पानी उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज मास निकालना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। तो परसेंटेज मास निकालेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 15 ग्राम, सोल्यूशन का मास कितना हो गया 10 की पावर 6 ग्राम इन 200, तो ये परसेंटेज मास आ गया। तो यहाँ से निकालोगे यूल गेट 15 इंटू 10 की पावर -4%। ठीक है, दूसरा क्या करना है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो मोलालिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की, तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर मोल रख देंगे, तो CaCl3 के मोल निकालो, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, CaCl3 का मोलर मास निकालोगे तो 119.5 आएगा, तो ये मोल्स हो गया इनटू, ठीक है, अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मोलैलिटी निकालना है ना, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सोल्यूशन दिया है ना 10 की पावर 6, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होना क्या चाहिए वैसे तो 10 की पावर 6 माइनस 15, लेकिन 10 की पावर 6 माइनस 15 को तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 6 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 लाख में से 15 घटा देने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, मतलब 10 लाख में से 15 घटा देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बात समझे, तो बस यहाँ पे इंटू 1000 कर दिया, ये हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर -4, ये मोलर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा कि 10 की पावर 6 में से 15 घटाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आंसर तो 10 की पावर 6 ही आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट 10 की पावर 6 ही रख दिया डायरेक्टली, 10 की पावर 6 माइनस 15 नहीं रखा है। ठीक है, रफली तो वो 10 की पावर 6 ही होगा। ये कंप्लीट हो गया हो तो बताना। ठीक है, इफ इट इज़ कंप्लीटेड तो मुझे फिर बताओ। चलो अच्छा हो गया है ना, तो देखो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। देखो सॉल्यूशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनके नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि उनके कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड नहीं करती बल्कि सल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। बात समझे,
अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे, नॉट ऑन देयर शेप एंड साइज, उनके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है मैंने कि ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी सॉल्यूशन की जो सिर्फ उनके नंबर्स पर, पार्टिकल्स के नंबर्स पर डिपेंड करेंगी, ना कि उनके शेप एंड साइज पर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब देखो कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब की बातें चल रही हैं, कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई रिलेटिव, दिस REL मतलब है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी के लिए नाम सुनो, बाद में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, से पहले आपने एक सॉल्वेंट डाल दिया। ठीक है भाई, अब इसके अंदर बारी आई सॉल्यूट डालने की। ठीक है, अब मान लो आपने NaCl के 5 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। आपने भाई 5 मॉलिक्यूल डाल दिए NaCl के सोल्यूशन के अंदर, लेकिन जब वो सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे क्या वो 5 पार्टिकल्स रहेंगे? आपने तो 5 पार्टिकल डाले हैं सोल्यूशन के अंदर, क्या आपको लगता है वो सोल्यूशन में जाके 5 ही रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। NaCl जैसे ही सोल्यूशन में जाएगा वो एक मॉलिक्यूल अपने आप को 2 पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेगा, एक मॉलिक्यूल अपने आप को 2 पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेगा। तो इवेंचुअली हम तो क्या सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे सोल्यूशन के अंदर 5 पार्टिकल्स हैं, हम तो ऐसा सोच रहे थे। लेकिन ये हमारी थिंकिंग है कि भाई 5 पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है भाई? रियलिटी है कि 10 पार्टिकल्स हैं भाई। रियलिटी है कि 10 पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर, 5 पार्टिकल नहीं है। तो अब वेंट ऑफ फैक्टर इसी चीज को करेक्ट करता है कि वास्तव में कितने पार्टिकल्स हैं और आप सोच क्या रहे थे, मतलब आपकी थिंकिंग कितने पार्टिकल्स की है और रियलिटी क्या है। इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने के लिए भाई हम वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी, वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमारे लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो भाई किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड ही करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो हमारे लिए नंबर ऑफ पार्टिकल जानना काफी ज्यादा जरूरी है। समझ गए आप ये बात? तो अब ध्यान दो, पहले ये लिख लो, ये जो चीजें लिखी हमने यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पहले कंप्लीट करो, ये जो चीज लिखी है। ये समझ में आया वेंट ऑफ फैक्टर किस लिए यूज में आएगा?
चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर एक रेशियो है भाई, वेंट ऑफ फैक्टर है क्या, एक रेशियो है। और वो रेशियो क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर बराबर क्या होना चाहिए, वेंट ऑफ फैक्टर हम लिख रहे हैं वो है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको लिखना है भाई वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर एक रेशियो है विच इज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो जो चीज लिखी जा रही है वहां पर लिखते रहे, अभी बाद में आपको पता चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अभी सिर्फ आपको वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले लिखने हैं, तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये तीन तरीके से पहले तो आप लिख लो कि वेंट ऑफ फैक्टर को लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताओ हो गया हो तो फिर आगे बढ़े। सबका हो गया लिख के? ओके, ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। नाउ वी आर कंसीडरिंग वन एग्जाम्पल